आकाशवाणी है कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एन माथुर। नमस्कार। चीन के वुहान शहर में पहली बार कोरोना वायरस के मामले सामने आने के 1 साल बाद अब दुनिया इससे लड़ाई के दूसरे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर गई है, और यह है टीकाकरण और इस टीके के जरिए बचाव का अभियान। किसी भी बीमारी या महामारी का टीका या दवा बनाने से लेकर उसे बाजार में लाने तक की प्रक्रिया बहुत ही लंबी और जटिल है। हालांकि कोरोना के कहर को देखते हुए दुनिया के कई देशों ने टीका विकसित करने के अभियान में जैसी सफलता दिखाई और जो फूर्ति दिखाई है, उसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। भारत ने बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर कोवैक्सीन टीका विकसित किया है, और ये दोनों ही टीके परीक्षण के लगभग सभी चरण पूरे कर गए हैं और कसौटियों पर खरे भी उतरे हैं और बहुत जल्द ही अवेलेबल होंगे। और कोरोना टीका को विकसित करने को लेकर दुनिया के कई देशों में होड़ लगी हुई और भारत सहित बहुत से देश जो है इसके काफी करीब भी पहुंच गए हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर माथुर है इस कार्यक्रम में। डॉक्टर माथुर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। डॉक्टर माथुर, कोरोना वैक्सीन को लेकर और इससे संबंधित बहुत से प्रश्न हैं लोगों के मन के अंदर कि क्या होगा वैक्सीन, किसको दिया जाएगा वैक्सीन। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हम कुछ इसी तरह से करेंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जितने भी वैक्सीन इस समय विश्व में डेवलप हो रही हैं, इनका प्रिंसिपल क्या है और क्या सभी वैक्सीन एक ही प्रिंसिपल पे काम कर रही हैं? जी, सभी वैक्सीन एक ही प्रिंसिपल पे तो काम नहीं कर रहे हैं। ये वैक्सीन जो हैं वो डिपेंड करता है कि किसी प्रोटीन के को लेके बन रहे हैं या न्यूक्लिक एसिड को लेके बन रहे हैं या फिर उसके स्पाइक प्रोटीन्स जो ऊपर हैं उसको लेके बन रहे हैं। तो उनकी टेक्नोलॉजी, उनका कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वैक्सीन थोड़ा डिफरेंट है हर एक का, लेकिन अल्टीमेटली वो इसलिए बन रहे हैं कि कोरोना वायरस से आपको इन्फेक्शन ना हो। जी डॉक्टर साहब, कोरोना वैक्सीन को लेके लोगों में बहुत से सवाल हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या कोरोना वैक्सीन उन व्यक्तियों को भी दिया जाएगा जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, या केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाएगा जो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में है? तो ये जो वैक्सीनेशन है वो अल्टीमेटली तो हर एक को होना पड़ेगा जी, और ये जरूरी नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल को वैक्सीनेशन फाइनली मिले, क्योंकि अगर वो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन को मिल जाता है तो काम बन जाता है, क्योंकि उससे जो संक्रमण फैलने का जो तरीका है वो कम हो जाता है, वो संक्रमण नहीं फैलता है। लेकिन शुरू में क्योंकि सबको एक साथ वैक्सीन नहीं मिल सकता है और वैक्सीन को प्रोड्यूस करने में टाइम लगेगा, उसका वितरण में टाइम लगेगा, हर एक को एक साथ तो वैक्सीनेशन नहीं हो सकता है जबकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। और सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स या फिर जिनको जो कि बहुत वृद्ध हैं व्यक्ति या फिर जिनको बहुत कोई कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको टारगेट किया जाएगा, उनको पहले वैक्सीन दिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन लगने से एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, तो एंटीबॉडीज कब तक बनती हैं वैक्सीन लगने के बाद और कब तक बनी रहेंगी? जी, ये डिपेंड करेगा वैक्सीन पे और उसके ये जब वैक्सीन आएगी तो उस पे ये इंफॉर्मेशन भी होगी और ये बाद में हम उस स्टेज पे शायद नहीं है, एक्सेप्ट कि फाइजर की वैक्सीन जो लगनी शुरू हुई है उसके अंदर डिटेलिंग है, तो उसमें ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि कब तक एंटीबॉडीज रहेंगी, क्योंकि अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट टाइम तक रहेंगी। हम समझते हैं कि अगर 2 डोजेज हैं और अगर वो लग जाती हैं तो 1 साल के लिए तो उसको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। जी डॉक्टर,
कोरोना से ठीक होने की दर हमारे देश में लगातार बढ़ती चली जा रही है और ये बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन कोविड से ठीक हुए व्यक्तियों को अब क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? कोविड से ठीक हुए व्यक्ति अगर बिल्कुल ठीक हो गए हैं तो उनको कोई चिंता की बात नहीं है जी, लेकिन हर एक कोविड से ठीक हुआ व्यक्ति ये ध्यान रखे कि कोई सिम्टम्स आ भी सकते हैं, बाद में डेवलप हो सकते हैं, तो वो पोस्ट कोविड क्लिनिक्स हर एक हॉस्पिटल में चलते हैं जी। अगर उनको कुछ भी ऐसा लगे कि वो ठीक नहीं है या कुछ उनको डॉक्टर कंसल्ट करने की जरूरत है तो जरूर पोस्ट कोविड क्लिनिक्स में जरूर जाएं और अपने आप को दिखाएं। और उसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि आपको सांस ठीक आता है कि नहीं, या आपको कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम तो नहीं है, या आपको कोई वेस्कुलर सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। जी, इस बीच राजस्थान से पहले कॉलर नवीन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। नवीन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार साहब, माथुर साहब को नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर सबसे तो पहले तो मैं धन्यवाद है कि आप इस मिशन में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो जी। मैं राजस्थान के देहात इलाके से बोल रहा हूँ, झुंझुनू जिले से जी। तो हमारे यहाँ डेजर्ट होता है, वो झुंझुनू के रेगिस्तानी है देहात में, गाँव में। तो यहाँ मिट्टी का जो सॉइल पार्टिकल है, इनमें भी कोरोना की जो सर्वाइबिलिटी इस वायरस की कितने समय तक इनमें सर्वाइबिलिटी है, या सैनिटाइजिंग में इसको भी यूज ले सकते हैं क्या मिट्टी को? डॉक्टर साहब ये पूछना चाहते हैं कि ये राजस्थान में है, वहाँ पे रेत ज्यादा होती है और मिट्टी भी ज्यादा है वहाँ पे, तो क्या इसको एज अ सैनिटाइजर ये लोग यूज कर सकते हैं हाथ धोने के लिए? एज अ सैनिटाइजर तो नहीं, लेकिन अगर वो रेगुलरली अपने हाथ उससे धोते आए हैं तो वो एज अ क्लीनिंग एजेंट वो यूज कर सकते हैं। वो सैनिटाइज नहीं करेगा, मीन्स कि वो वायरस को मार तो नहीं देगा, लेकिन हाँ आपको फिजिकली वो क्लीन कर देगा। तो वो अगर वो करते आए हैं तो इसमें शोध तो नहीं हुआ है, कहना मुश्किल है, लेकिन यस सम क्लीनिंग एजेंट इट कैन बी इफ दे हैड बीन डूइंग इट फॉर सम अदर थिंग्स जी, अगर वो करते आए जी। डॉक्टर, जनरली लोग हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर्स का उपयोग कर रहे हैं, इससे भी कई तरह के इन्फेक्शन होने का खतरा पैदा हो सकता है क्या? हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर ज्यादा उपयोग में कर रहे हैं और इन सैनिटाइजर में भी अल्कोहल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और दूसरे शायद केमिकल्स भी मिले होते हैं, तो इनका उपयोग कितना हद तक ठीक है? जी, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है और टॉलरेट करती है, जो कि ज्यादातर पॉपुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हाँ कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उनको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर सूट नहीं करते हैं, उनकी स्किन ड्राई हो जाती है या कभी कुछ थोड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो वो सैनिटाइजर चेंज कर सकते हैं डॉक्टरी सलाह से जी। इस बीच बिजनौर से आशीष चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? आशीष चौधरी बोल रहा हूँ, सिवहारा बिजनौर यूपी से। जी कहिए, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल दो है। एक सवाल तो ये है सर कि जैसे कि टीका लग जाएगा किसी को, सावधानी तो उसको बरकरार रखनी पड़ेगी जी, नंबर एक। दूसरा सवाल ये है सर कि मतलब कहने का जैसे कि हम 70% एल्कोहल वाला सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं, किसी वजह से वो ना मिले और कम का मिल जाए हमें, जैसे 50% का, तो उसमें कोई हमें दिक्कत तो नहीं आएगी सर? जी डॉक्टर साहब, इनके दो सवाल हैं। एक तो पहला टीका को लेकर इनको सवाल है कि टीके से कहां तक कितना फायदा होगा, और दूसरा ये कहते हैं कि 70% वाला अगर इनको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर नहीं मिलता है और 50% वाला मिलता है तो क्या वो भी सही है? जी, तो इनका पहला सवाल जो है वो टीके को लेकर है। तो जब टीका जब भी आएगा तो ये पता चल जाएगा कि उसमें कितनी उसकी एफिकेसी है और उसके अभी तक रिजल्ट्स क्या हैं, तो उस पे वो ये इन्फॉर्मेशन होगी। अभी जितने भी रिजल्ट्स आए हैं वो काफी उत्साहपूर्ण हैं और उसमें जो फाइजर का है उसमें अबव 90% सक्सेस रेट बता रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जब हमारे देश में वैक्सीन जब हम देंगे तो उसको जो भी वैक्सीन होगी उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन
जो उस वक्त उपलब्ध होगी वो जनता को बता दी जाएगी जी। और दूसरा बात इनका रहा कि सैनिटाइजर वो डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल में है और जरूरी नहीं है कि वो बहुत हाई परसेंटेज ऑफ अल्कोहल हो। अगर आपको किसी वजह से कम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल भी यूज करना पड़े तो वो आप यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना से ठीक होने के कितने दिनों बाद व्यक्ति सामान्य गतिविधियों में वापस लौट सकता है? तो कोरोना से ठीक होने के बाद व्यक्ति ऐसा नहीं है, बल्कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस तरीके से करूंगा कि 17 दिन के बाद आप यू आर फ्री टू मूव इन द पब्लिक। मतलब 17 दिन अगर जब आपका इन्फेक्शन हुआ था और उसके बाद अगर आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, लास्ट 7 डेज आप बिल्कुल 7 दिन बिल्कुल ठीक रहे हैं, तो आप कहीं भी घूम सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। आपको ये टेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि आप नेगेटिव हुए हैं कि नहीं, जो कि आप हो ही गए होंगे मोस्टली। 10 दिन के बाद यूजुअली कोरोना टेस्टिंग में आता नहीं है और अगर आता भी है तो वो डेड वायरस भी हो सकता है। तो हम ये मानते हैं कि 17 दिन और जिसमें कि लास्ट 7 डेज कोई भी सिम्टम नहीं हो, होम आइसोलेशन में पेशेंट रहा हो, तो वो कहीं भी जा सकता है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति 17 दिन तक या उससे भी ज्यादा हॉस्पिटल में ही रहा हो तो फिर उसको 10 दिन और देने पड़ेंगे उनको बाहर जाने के लिए। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि 17 दिनों के बाद जो व्यक्ति कोरोना से पीड़ित था वो अपना टेस्ट नहीं कराता है, यानी उसे ये भी नहीं पता चलता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और वो उसी तरह से फिर अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेता है या समाज में दूसरे काम करने शुरू कर देता है। ये कहाँ तक सही है? जी, ये साइंटिफिकली करेक्ट है और इसमें लेकिन अगर कोई आजकल हम टेस्ट जो है कोई भी जना आता है तो उसकी टेस्ट हम कर सकते हैं, मतलब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति चाहे तो करा सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति को ये बार बार टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है कि वो अब नेगेटिव हो गया है, और उससे टेस्ट के ऊपर लोड बहुत पड़ता है और इतने टेस्ट अब उपलब्ध भी नहीं होते हैं। तो और ये साइंटिफिक बेसिस पे ये 17 दिन का पीरियड बताया गया है और वो बहुत सेफ है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं। और डॉक्टर साहब, अगर वो टेस्ट कराने के लिए आता है तो उसे क्या आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा या एंटीबॉडी टेस्ट कराना पड़ेगा? जी, तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो आरटीपीसीआर टेस्ट है जी, और अदर वेज ऑफ डिटेक्टिंग जो है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है। लेकिन और हम कुछ फास्ट एंटीजन डिटेक्शन के लिए भी कुछ टेस्ट करते हैं, सीवीनेट और ट्रूनेट करके। तो ये जो टेस्ट हैं ये यूजुअली जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो आरटीपीसीआर टेस्ट है। एंटीबॉडी टेस्ट ये नहीं बताता है कि आपको इस वक्त इन्फेक्शन है कि नहीं है जी, वो ये बताता है कि आपके पास एंटीबॉडीज कितने हैं जी। तो कोविड से जो व्यक्ति ठीक हो चुका है तो उसे एंटीबॉडीज टेस्ट कराने की जरूरत पड़ेगी या आरटीपीसीआर दोबारा उसे कराना पड़ेगा कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है? जो कोविड से ठीक हो गया है और वो ये जानना चाहता है कि अब वो बिल्कुल भी संक्रमित किसी को नहीं करेगा, तो उस केस में आप थियोरेटिकली कह सकते हैं कि उसको आरटीपीसीआर कराने की जरूरत है। लेकिन अगर एंटीबॉडीज उसके अंदर, अदरवाइज उसको एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए कि उससे ये पता चले कि उसके में कितने एंटीबॉडीज बन गए हैं। अगर एंटीबॉडीज अच्छे लेवल के हैं तो फिर वो उसको बहुत चांसेस बिल्कुल नहीं है कि वो इन्फेक्शन होगा। हाँ, कुछ दिन में वो एंटीबॉडीज लेवल कम होते जाएंगे और फिर दोबारा से संक्रमित हो भी सकता है जी। इस बीच गुजरात से हरि भाई यादव अपने सवाल के साथ हमारे साथ लाइन पर हैं। हरि भाई, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब को मेरा। सर, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, हरि यादव जी। मेरा सवाल ये है कि ये जो टीका आएगा ये क्या जिसको कोरोना से इम्यूनिटी बढ़ाने में काम आएगा कि जिसको कोरोना हुआ होगा उसका ठीक भी हो जाएगा? और दूसरा सवाल कि ये पहली लहर दूसरी लहर आती है, क्या हमने पहली लहर में कंट्रोल कर लिया है कोरोना का? डॉक्टर साहब, इनका मुख्य सवाल ये है कि जो भी कोरोना का टीका आएगा वो क्या इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करेगा?
जी, सभी टीके जो हैं वो प्रिवेंटिव तरीके से काम करते हैं जी। और कि बीमारी ना हो। यूजुअली टीके जो होते हैं वो उसके लिए होते हैं जो अगर इन्फेक्शन हो गया है तो पोस्ट इन्फेक्टिव टीके, वो पोस्ट इन्फेक्शन जो है टीकाकरण जो होता है वो एंटीबॉडीज दे के होता है, वो अलग चीज है। ये जो टीका आएगा वो आपको इन्फेक्शन ना हो इसके लिए होगा। तो जिसको इन्फेक्शन हो गया है, जिसपे एंटीबॉडीज लेवल अच्छे हैं, उसको ये टीकाकरण से ज्यादा फायदा उसमें नहीं होगा। तो जिनके एंटीबॉडीज लेवल या तो नहीं बने हैं, उनको इन्फेक्शन हुआ था, या फिर जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उन्हीं के लिए ये टीका है। जयपुर से रामू यादव फोन लाइन पर हैं। रामू यादव जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो। हेलो जी। जी, क्या सवाल है आपका? हाँ साहब, नमस्कार। मैं जय सिया राम डॉक्टर साहब, जय सिया राम। मैं जयपुर झोटवाड़े से बोल रहा हूँ, राजस्थान से। नेत्रहीन हूँ जी। हमारी उम्र 83 साल की है। हम लोगों को टीका, अगर हमारे एक साथी गुजर गए उम्र वाले, तो क्या हम जैसों को कोई इसमें टीका लगेगा क्या? और डॉक्टर साहब ये पूछना चाहते हैं कि नेत्रहीन हैं और 83 साल की उम्र है, क्या इनको टीका लगाने में प्राथमिकता दी जाएगी? जी बिल्कुल, ये उस एज ग्रुप में आते हैं जो कि प्रेफर्ड एज ग्रुप होगा, जिनको पहले टीकाकरण लगना चाहिए। और ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस तरीके से एज ग्रुप को डिवाइड किया जाएगा जिसमें टीकाकरण पहले लगेगा। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से मौसम बदलना शुरू हो गया है, इस मौसम में बुखार आना जो है वो आम बात सी लगती है। बुखार आना इस बात का संकेत भी देता है कि हमारा शरीर किसी संक्रमण से लड़ रहा है। किसी व्यक्ति को अगर बुखार आता है तो क्या उसे कोविड जांच करानी चाहिए या उसे कुछ दिन इंतजार करना चाहिए? आज के दिन यदि किसी को भी बुखार आता है और कोई बुखार का बहुत स्ट्रेट रीजन दिख नहीं रहा है, तो उसको कोरोना का टेस्ट जरूर कराना चाहिए और जल्दी कराना चाहिए। जी, और कितने दिन में कराना चाहिए? कई बार कहते हैं कि लोग 2 दिन या 3 दिन इंतजार करते हैं कि बुखार उतर जाएगा, फिर उसके बाद कोरोना टेस्ट करा लेंगे। जी नहीं, जब भी बुखार आए जी फौरन जितना भी जल्दी हो सके, नेक्स्ट डे आप जब भी पॉसिबल हो इसको टेस्ट जरूर कराएं, आरटीपीसीआर। हरियाणा से ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार सर जी, नमस्कार। ओम प्रकाश चावला बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न थोड़ा इनडायरेक्ट है और विश्व स्तर पर है। आप एक वैज्ञानिक, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, तो इसलिए मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। विज्ञान जगत की मैं कुछ प्रशंसा भी करना चाहूंगा और कुछ आलोचना भी करना चाहूंगा। प्रशंसा इसलिए करना चाहूंगा कि विश्व के कुछ वैज्ञानिकों ने, मेरा प्रश्न भी ओनली प्रिकॉशन पर है जी, मेडिसिन के बारे में मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तो विश्व के कुछ वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी प्रिकॉशन के आधार पर बहुत अच्छी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, प्रमाणिकता के आधार पर भी उन्होंने विश्व को बताया है। लेकिन एक संयोगवश जो है, सिलेबस में न होने के कारण विश्व के पूरे वैज्ञानिकों के पास वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया, जिसके कारण आम जन को जो है लाभ नहीं ले पाए, ना स्वास्थ्य लाभ ले पाए हैं, ना उतना धन का, मतलब जितना उन्होंने धन खर्च किया है, ना ही उसका धन का सदुपयोग हुआ है और ना ही उनका समय जो है उन्होंने समय भी दिया और स्वास्थ्य लाभ अच्छा नहीं हुआ। ओम प्रकाश जी, सवाल क्या है आपका? जैसे पानी की तरह पैसा इस कोरोना वायरस में बह रहा है। कृपया आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ये पूछना चाहते हैं कि किस तरह से कोरोना वायरस से ये बच सकते हैं और वैज्ञानिक जो है वो किस तरह से क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या अनुसंधान कर रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी दवाइयां मार्केट में लेकर आ रहे हैं जिनसे बचा जा सके। जी, इनकी ये उत्सुकता थी कि क्या काफी बहुत पैसा खर्च हो रहा है और किस तरीके से दवाइयां बन रही हैं। जी बिल्कुल, जो ये एक नोवेल वायरस है, इसके बारे में हमें बिल्कुल कुछ ज्ञान नहीं था। इसका डायग्नोसिस, इसके टेस्टिंग, इसके अंदर क्या मेडिसिन आएंगी, ये सब बिल्कुल वॉर फुटिंग पे सारा कुछ पूरे दुनिया में चल रहा है जी। और किस तरीके से इससे प्रिकॉशंस हैं, कैसे पीपीईज बनेंगे, तो इसमें पैसा बहुत खर्च हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये, लेकिन उसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये कोई किसी ने खुशी खुशी नहीं किया है किसी गवर्नमेंट ने जी। तो ये इसके अलावा कोई चारा नहीं है।
यही मेरा आंसर जी। अगर आप इससे बचाव चाहते हैं तो स्वच्छता ही शायद सबसे बड़ा जो है वो एक सुरक्षा चक्र है डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, इसमें जितना हम अपने आप को संक्रमित होने से बचेंगे, जितने ज्यादा लोग संक्रमित नहीं होंगे, उतना सिस्टम पे और फाइनेंशियली और मेडिकली लोड कम पड़ेगा। जितने आगे एक ही टाइम में बहुत सारे लोग एक साथ संक्रमित हो जाते और हो जाएं तो सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। और यही अगर थोड़े दिन साल में उतने ही लोग संक्रमित हों, लेकिन पूरे साल भर में हों, तो सिस्टम कोलैप्स नहीं करेगा। तो यही पॉलिसी रही है, तो और ये बिल्कुल कामयाब रही है। और अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, अपने आप को संक्रमण से बचाना चाहते हैं, तो शायद डॉक्टर साहब मास्क सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जरूरी आज की तारीख में आउट ऑफ द 3 थिंग्स, 3 चीजों में जो कि थी सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग एंड मास्क, आज की तारीख में मास्क फर्स्ट, देन सोशल डिस्टेंसिंग एंड देन हैंड वॉशिंग। इस बीच बाड़मेर से बंका राम हमारे साथ जुड़ सके हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, तो ये कोरोना का डर बता रहे हैं। अब जैसे हमारे थोड़ी बहुत खांसी हो जाती है, तो क्या ये कोरोना के लक्षण है या फिर हमको क्या बचाव करना चाहिए? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि अगर खांसी हो जाती है और ये थोड़े वक्त तक रहती है, तो क्या ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं? जी, कोरोना में खांसी होती है और खांसी एक सिम्टम है और ड्राई कफ होता है यूजुअली। उसमें खांसी के साथ बलगम आमतौर पे नहीं आता है। और इस तरीके की खांसी यदि आपको पहली बार, अभी आप बिल्कुल ठीक थे, मानिए काफी दिन से बिल्कुल ठीक चल रहा था और एक साथ सडनली आपको एक साथ खांसी हुई है और थोड़ा बुखार है, तो वो कोरोना का सिम्टम हो सकता है। लेकिन यदि आपको खांसी पहले से भी थी फॉर कोई भी रीजन से, चाहे वो एस्थमेटिक थे या आपको कोई और सांस की बीमारी थी, तो वो जरूरी नहीं है कि वो कोरोना का सिम्टम हो। जी। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिव चहर हैं। आइए, नोएडा से शिव चहर हैं, सुनते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो। शायद इनसे लाइन नहीं मिल पा रही है, इनसे हम बाद में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, अक्सर कहा जा रहा है कि अगर संक्रमण से आपको लड़ना है, कोरोना से लड़ना है, तो आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। और जब इम्यूनिटी बढ़ाने की बात आती है तो विटामिन सी और विटामिन डी की लगातार बात की जा रही है। ये कहाँ तक सत्य है और ये इम्प्रूव करने के लिए अपने शरीर में हमें क्या करना होगा? देखिए, विटामिन वैसे लेने में कोई हर्ज नहीं है और किसी को विटामिन डेफिशिएंसी हो तो उसको विटामिन जरूर लेने चाहिए। लेकिन यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपके आहार में वैसे भी विटामिन करेक्ट मात्रा में पहुंच जाते हैं, तो आपको सप्लीमेंटल विटामिन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपका आहार बहुत अच्छा है, आप खाना बिल्कुल ठीक ठाक खाते हैं और आपके पास विटामिन डेफिशिएंसी भी नहीं है और फिर भी आप विटामिन लें तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगा। तो इस पे इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करें कि इम्यूनिटी बूस्टिंग। इम्यूनिटी जिनकी कम है वो केसेस हैं जिन किसी को कैंसर है या कोई साइटोटॉक्सिक ड्रग्स पे है या कोई और बीमारी है जिससे कि या स्टीरॉइड्स पे हैं, तो उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। डॉक्टर, ये भी अक्सर देखने में आ रहा है कि जैसे भी हमने मल्टीविटामिन की बात करी है, कहा जा रहा है कि आप विटामिन लीजिए, विटामिन सी बढ़ाइए, विटामिन डी बढ़ाइए, तो लोग अपनी तरफ से ही विटामिन ले रहे हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के। खासकर विटामिन सी की अगर बात करें, ये कहाँ तक सही है? देखिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है विटामिन सी लेने में। वो तो अगर आप ज्यादा विटामिन लेंगे तो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, अगर बॉडी को जरूरत नहीं होगी तो उसमें ऐसा घबराने की बात नहीं है। हाँ, विटामिन डी बहुत ज्यादा ले लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट विटामिन सी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी। इस बीच दिल्ली से रमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। नमस्कार। हेलो। हेलो रमेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। क्या सवाल है? हाँ जी। हाँ डॉक्टर, मैं ना डेंटिस्ट को दिखाना चाहता हूँ और मैं सीनियर सिटीजन हूँ,
जी। और मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि मैं दांतों के डॉक्टर को दिखा सकूं? डॉक्टर साहब, इनका बहुत सीधा सा सवाल है। ये अपनी डेंटल प्रिकॉशंस के बारे में आप बात करना चाहते हैं, डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, क्या सावधानियां इन्हें बरतनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है इनका, और क्योंकि अब काफी टाइम हो गया है तो हर एक को ये जितने भी एलिमेंट्स के लिए जिन्होंने पोस्टपोन किया हुआ था, अब जरूरत है कि वो डेंटिस्ट के पास, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास या ईएनटीज के पास जाएं। तो ध्यान इनको यही रखना है कि एक बारी पहले जहां पे भी ये डेंटल सर्जन के पास जाना चाहते हैं उसकी क्लिनिक में फोन करके पूछ लें कि वहां पे कोविड रिलेटेड प्रिकॉशंस ली जाती हैं। और आजकल हर एक क्लिनिक में, जो डेंटल क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं चाहे सरकारी हों, उसमें कोविड प्रिकॉशंस लेके ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। डेंटल सर्जन्स पूरी एहतियात बरतते हैं, वो खुद शील्ड पहनते हैं और खुद मास्क लगाते हैं, खुद पीपीईस पहनते हैं और उसके बाद ही आपको देखते हैं और आपके ऊपर प्रोसीजर करते हैं। तो अगर आपको ये आपका रिसर्च बोलती है कि वो क्लिनिक ठीक है जाने के लिए और वहां पे सारी प्रिकॉशन ली जाती हैं, तो बेझिझक चले जाएं। देश के हर कोने से हमारे पास सवाल आ रहे हैं। आइए अब हिमाचल चलते हैं। हिमाचल से दरबार सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्कार, सवाल है आपका दरबार सिंह जी। नमस्कार सर, मैं करतार सिंह हिमाचल से बात कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल सर, अभी सर्दी का मौसम जारी है, किसी को बुखार, किसी को खांसी, कोरोना हो सकता नहीं हो सकता सर? डॉक्टर साहब, बहुत कॉमन सा सवाल है। बुखार है, खांसी है, तो क्या कोरोना हो सकता है क्या? जी, ये बिल्कुल सही बात है। आजकल कोरोना के अलावा भी कई वायरल फीवर ज्यादा हैं, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये कोरोना है कि नहीं। इसका एक ही इलाज, एक ही तरीका है जानने का कि जैसे ही ये फीवर हो और कोई भी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सा लगे या कुछ और आपको लगे कि आपकी बॉडी में थकान ज्यादा है या आपको मलेज है, तो कोविड का टेस्ट जरूर कराएं। डॉक्टर साहब, अब आपके माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे, इस कोरोना बीमारी से बचने के लिए बहुत से उपाय अक्सर बताए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। क्या हम ऐसी कोई किट एक डेवलप कर सकते हैं, बहुत बेसिक किट की, जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करे और हमें इस कोरोना से बचाए रखे, जिसमें बहुत सारे खाने पीने की चीजें हों या कुछ दवाइयां भी हों? जी नहीं, ये ऐसा कोई किट नहीं है जी। हालांकि ये जरूर है कि जब आपको इन्फेक्शन हो जाता है किसी को, तो कुछ हम मेडिसिन देते हैं जो कि डायरेक्टली वो कोरोना ट्रीटमेंट में कामयाब कितनी है ये नहीं पता है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। तो वो एक ग्रुप ऑफ कुछ हमने 5, 6, 7 मेडिसिन आपको डॉक्टर्स देंगे, लेकिन ऐसी कोई किट नहीं है जो कि प्रिवेंट करेगी कोरोना होने से। तो ऐसी कोई किट अगर कोई कहता भी है तो उसको ज्यादा तवज्जो ना दे। फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड वॉशिंग ही सबसे बड़ा किट है। जी डॉक्टर साहब, वक्त बहुत कम है, चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? संदेश ये है कि वैक्सीन आने के बहुत उम्मीद है और जैसे भी वैक्सीन आएगी तो ये इंफॉर्मेशन लेते रहें सब लोग कि कहाँ पे आएगी, कब, किस वक्त लगेगी। हालांकि इसके लिए ऐप भी सरकार ने बनाई है जो कि सबको पता चल जाएगी कुछ दिन में। और अब वैक्सीनेशन के लिए हर एक को नॉलेज लेवल होना चाहिए, जिसके ऊपर रेडियो पे और टीवी पे प्रोग्राम्स भी आएंगे। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इजाजत दीजिए, नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर NN माथुर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।